नमस्कार साथियों, जय हिंद हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। हम जो आदिकाल से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे, हम उसको जो है और आगे बढ़ाते हैं आज। हमने 11 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज हम जो है 12 नंबर क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। निम्नलिखित में से असंगत है, तो आपको बताना है कि कौन सी जो रचना और रचनाकार है वो बेमेल है या असंगत है। तो काय के अंदर दिया गया बिहारी सतसई की भूमिका पदम सिंह शर्मा, बिहारी और देव लाला भगवान दी, देव और बिहारी कृष्ण बिहारी मिश्र, और जो है मिश्र बंधुओं में जो शामिल हैं उनके नाम दिए गए यहाँ पर श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और कृष्ण बिहारी। 5 सेकंड का जो है समय है आपके पास, फटाफट सोचेंगे। चलिए देखते हैं। बिहारी सतसई की जो भूमिका है वो पदम सिंह शर्मा ने लिखी, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। और देव और बिहारी जो विवाद को जो खड़ा करने वाले हैं वो कौन है? मिश्र बंधु, ये हमने पीछे देखा था। और आलोचनात्मक हिंदी के अंदर जो है तुलनात्मक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना की शुरुआत 1907 ईस्वी में पदम सिंह शर्मा ने की है, ठीक है। हिंदी के अंदर तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है? पदम सिंह शर्मा। इन्होंने जो है 1907 ईस्वी में फारसी कवि सादी, फारसी कवि सादी और बिहारी की जो है तुलना की है। सबसे पहले बिहारी की, इस प्रकार से जो है तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन हो गए? पदम सिंह शर्मा। और एक दो जो तथ्य हैं इनसे संबंधित, इन्होंने जो है बिहारी सतसई को जो है शक्कर की रोटी कहा है, और जहां से भी खाओ मीठी लगती है, ये जो प्रसिद्ध वक्तव्य इन्होंने दिया था। और जो है इन्होंने जो है खड़ी बोली को जो है कर्ण कटु और नीरस का साथ में, है ना, और जो है ब्रज भाषा की भी प्रशंसा करते हैं। चलो आगे चलते हैं। बिहारी और देव लाला भगवान दीन की, और मैंने बताया था कि ये जो है, ये जो बिहारी जो ये जो रचनाएं हम देख रहे हैं, तुलनात्मक आलोचना की जो शुरुआत है 1907 से हो रही है यहाँ से, है ना। मिश्र बंधु क्या करते हैं? देव का पक्ष लेते हैं, है ना, कि देव के यहाँ पर जो है काव्यत्व पक्ष जो है ज्यादा है, उनकी प्रबलता, यानी कहीं ना कहीं जो है बिहारी से श्रेष्ठ देव को बतलाया इन्होंने, मिश्र बंधुओं ने। उसी की प्रतिक्रिया में जो है बिहारी और देव जो है लाला भगवान दीन ने जो है बिहारी का पक्ष लिया, और लाला भगवान दीन ने रचना लिखी बिहारी। तो इसको याद रख सकते हैं, बिहारी, बिहारी जो लाला, ये नाम कैसा है, बिहारी जैसा। फिर जो है कृष्ण बिहारी मिश्र जो है देव का पक्ष लेते हैं, और जो है ये अपनी जो है आलोचना लिखते हैं देव और बिहारी। तो ये किसकी है? कृष्ण बिहारी मिश्र की, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और अंत में जो है पदम सिंह शर्मा, है ना, ये जो पदम सिंह शर्मा है बिहारी सतसई के माध्यम से जो है इस ये फिर से जो है बिहारी की जो है प्रशंसा करते हैं, कहीं ना कहीं बिहारी का पक्ष लेते हैं। और मिश्र बंधुओं में जो है कौन कौन शामिल है, तो ये देखेंगे श्याम बिहारी, गणेश बिहारी, ये कृष्ण बिहारी नहीं है, ये कौन है? सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी जो कौन है? मिश्र बंधुओं में जो है शामिल है, ठीक है। तो ये कृष्ण बिहारी कौन है? ये कृष्ण बिहारी है जो इन्होंने जो आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है देव और बिहारी, इसके जो है रचयिता है कौन? कृष्ण बिहारी। तो सभी को पता चल गया होगा कि इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है, असंगत है, घ, ठीक है। कि इसमें जो है श्याम बिहारी है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी, लेकिन कृष्ण बिहारी कहाँ नाम आता है? देव और बिहारी जो पुस्तक है इसके साथ जो है इनका नाम जुड़ता है। तो ये सब जो है सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हमने भले ही जो है पहली वीडियो के अंदर 11 क्वेश्चन पढ़े हैं, लेकिन उनसे जो है अगर देखा जाए तो सामान्य एग्जाम के अंदर जो है 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं उन 11 क्वेश्चन में। ऐसे ही जो है यहाँ पर देख सकते हैं चारों के चारों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे गए, है ना। तो आपको जो है ऐसा नहीं सोचना कि हम कम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, चिंता मत करो। चलो क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से असंगत है। हिंदी शब्द सागर श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना थी।
हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा। शुक्ल जी ने रहस्यवाद, नाथ एवं सिद्ध साहित्य का जो है पुरजोर समर्थन किया। तो हमें इसमें से असंगत छांटना है। चलिए, आपने जो है सोच लिया होगा कि कौन सा आंसर इसमें ठीक है। देखिए, चेक करते हैं। ठीक है कि हिंदी शब्द सागर जो है श्याम सुंदर दास के मस्तिष्क की परिकल्पना थी। बिल्कुल सही है। यानी कि जो हिंदी शब्द सागर या जो शब्दकोश जो तैयार करना चाह रहे थे, वो कौन करना चाह रहे थे? किसके मस्तिष्क में ये जो है सूझा कि हमें जो है हिंदी का शब्दकोश या शब्द सागर तैयार करना चाहिए? तो श्याम सुंदर दास। बिल्कुल सही है। कोई जो है यहाँ पर जो आपके मस्तिष्क में शुक्ल जी का जवाब नहीं आना चाहिए। उन्होंने केवल उनकी भूमिका के रूप में जो है उनकी केवल भूमिका लिखी है, और जिसके अंदर भूमिका में क्या लिखा है? हिंदी साहित्य का इतिहास। नंबर 6 देखते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से जो है लिखा है। बिल्कुल सही है कि जो है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने, ये जो हिंदी शब्द सागर जो लिखा जा रहा था है ना, इसकी भूमिका के रूप में लिखा। ये नीचे वाला ऑप्शन पहले ध्यान रखेंगे कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। बिल्कुल सही है ये कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा है। किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन देखें, शुक्ल जी ने रहस्यवाद, नाथ एवं सिद्ध साहित्य का पुरजोर समर्थन किया है। इसमें जो है आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो है शुक्ल जी ने जो है न तो रहस्यवाद को स्वीकार किया है, इसीलिए हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो सिद्ध और नाथ साहित्य को भी वो जो है हिंदी साहित्य के अंदर इतिहास नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर स्थान नहीं देते हैं। आगे जो है महादेवी वर्मा जो है रहस्यवाद से जुड़ी हुई है ना, तो वहां पर भी इन्होंने जो केवल जो है एक पेज भी नहीं कहेंगे, आधे पेज में जो है महादेवी का वर्मा का जो है वर्णन मिलता है छायावाद का। वैसे भी उन्होंने जो है बहुत ज्यादा समर्थन नहीं किया शुक्ल जी ने। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा है वो जो है पंथ का जो है, यानी कि प्रकृति प्रेमी है, उनका जो है सबसे ज्यादा जो है समर्थन मिलता है और सबसे ज्यादा उन्होंने स्थान दिया। और जो महादेवी वर्मा है उसको सबसे कम स्थान दिया। तो जो है शुक्ल जी ने जो है रहस्यवाद और नाथ एवं सिद्ध साहित्य को भी जो है नहीं स्थान दिया। हम देखते सीधे सीधे हम जो जो 12 जो रासो रचनाएं हैं उनके आधार पर जो शुक्ल जी ने उन जो 12 रचनाओं के आधार पर नाम दिया वीर गाथा काल, है ना। आदिकाल तो उन्होंने नाम भी नहीं दिया, वो तो हजारी प्रसाद ने दिया है ना। और साथ में इन्होंने क्या किया? सिद्ध और नाथ साहित्य और रहस्यवाद, इन सब का जो है पुरजोर समर्थन तो क्या, इनको जो है स्थान भी नहीं दिया। बिल्कुल इनको जो है बिल्कुल भी जो है स्वीकारा ही नहीं है। तो यही जो ऑप्शन है ये यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। फिर से देखते हैं एक बार इसको कि जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो है रामचंद्र शुक्ल ने किसकी भूमिका के रूप में जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका। और जो ये हिंदी शब्द सागर तैयार कौन करना चाह रहे थे? ये श्याम सुंदर दास जो है तैयार करना चाह रहे थे। और हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने फिर बाद में, शुरुआत में तो जो है हिंदी साहित्य का विकास नाम से, है ना, हिंदी साहित्य का विकास नाम से इसकी भूमिका लिख रहे थे। लेकिन बाद में जो है इनका जो 1929 के अंदर हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से 1929 के अंदर जो प्रकाशित होता है, उसका फर्स्ट संस्करण 1929 में आता है। और दूसरा जो संस्करण है उनके मृत्यु यानी कि लगभग जो 1941 के आसपास जो है वो इस दुनिया को अलविदा करें, तब जो है उनका दूसरा संस्करण आता है। तो इसमें घ ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सामग्री नहीं ली है? हाँ, फिर से देखते हैं शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से सामग्री नहीं ली है? मिश्र बंधु विनोद, कविता कौमुदी, हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी साहित्य की भूमिका। तो सभी ने जो है आंसर सोच लिया होगा। मिश्र बंधु विनोद ने जो है 1913 ईस्वी में जो है, अब ये बात तो सोचने की है कि जो है ये अपना जो ग्रंथ है शुक्ल जी हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिख रहे हैं ना, लास्ट में प्रकाशित हो जाता है 1929 में। पहले तो भूमिका के रूप में लिखा ही जा रहा था, है ना। तो 1929 से पहले की जो रचनाएं हैं वो कहीं ना कहीं उसको जो है स्रोत सामग्री के रूप में लेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं उसके बाद में कोई रचना लिखी गई और वो भी इसमें शामिल हो। तो देखते हैं, मिश्र बंधु विनोद है, उन्होंने 1913 के अंदर इसके जो है 3 भाग आ गए थे। इन तीनों भागों से जो है स्रोत सामग्री ली। चौथा भाग 1934 के अंदर आता है, वो तो इसके बाद में आ रहा है ना। तो इससे जो है इन्होंने स्रोत सामग्री ली है। बिल्कुल। कविता कौमुदी, बिल्कुल राम नरेश त्रिपाठी 1917 ईस्वी में आता है, इससे भी जो है इन्होंने स्रोत सामग्री यानी कुछ ना कुछ जो है लिया है। हिंदी कोविद रत्नमाला,
ये श्याम सुंदर दास ने जो है 1909 ईस्वी में, और इससे भी इन्होंने जो है लिया है कुछ ना कुछ। और हिंदी साहित्य की भूमिका, ये जो है आ रहा है 1940 ईस्वी में, और ये किसकी रचना है? हजारी प्रसाद की। तो ये जो रचना है वो हिंदी साहित्य की भूमिका, ठीक है, ये 1940 में लिख रहे हैं हजारी प्रसाद। तो इससे तो कहीं ना कहीं बाद में लिखी जा रही है ना, तो इससे जो है कहीं ना कहीं स्रोत सामग्री नहीं ली है इन्होंने। तो यहाँ पर जो है कौन सा आंसर सही होगा कि जो है कौन सी जो है किससे सामग्री नहीं ली है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका। एक भाई जो जो भी इस जो है प्रैक्टिस सेट को हल कर रहा है ना, पिछले जो है हमने पिछली वीडियो के अंदर 11 क्वेश्चन हल किए हैं, अब इसमें जितने भी हल होंगे, ठीक है, 15 से 20 के बीच में। तो ये जो जितने भी आप क्वेश्चन हल कर रहे हो, ठीक है, इसका स्कोर भी जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, है ना, कि जो है सर मैंने जो है ऐसे भी जो बच्चे हैं जो बगैर वीडियो देख रहे क्वेश्चन हल कर रहे हैं ना, तो जो खास करके जो है अगर दी जो है वीडियो देख करके जो है क्वेश्चन हल नहीं कर रहे हैं, है ना, तो एक बार देख सकते हैं पीछे और फिर उसके बाद में जो अपना स्कोर लिखेंगे, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है ग्रंथों का क्रम है, आपको क्रम बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो है ग्रंथ कौन सा पहले प्रकाशित हुआ, कौन से जो है बढ़ते हुए फिर लास्ट में। तो देखते हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और कबीरदास। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीरदास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। हिंदी साहित्य की भूमिका कबीरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका और कबीरदास। तो सभी ने जो है सोच लिया होगा, और ज्यादा टाइम चाहिए तो इसको रोक लेंगे। तो सभी को पता है कि हिंदी साहित्य की जो भूमिका है, हमने ऊपर ही देखा 1940 ईस्वी के अंदर जो है इसको लिखा है इन्होंने, 1940 ईस्वी। और इसके बाद में जो कबीरदास है, इसको इन्होंने जो है 1942 ईस्वी में लिखा है। और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, ये इन्होंने जो है 1952 ईस्वी के अंदर लिखा है। इसी प्रकार से हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी इन्होंने 1952 ईस्वी में लिखा है। लेकिन इनका जो क्रम है वो यही है कि हिंदी साहित्य की भूमिका सबसे पहले इन्होंने लिखी, फिर कबीरदास। और इन दोनों का जो है समय भले ही है कि हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल, तो इसको ध्यान रखेंगे पहले पहले कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास पढ़ते हैं, और उसके बाद में हम हिंदी साहित्य का आदिकाल पढ़ते हैं, है ना। तो यही जो है क्रम ध्यान रखेंगे। और हिंदी साहित्य का आदिकाल तो इनका जो है एक तरीके से व्याख्यान ग्रंथ है, ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखने की है आपको कि जो है ये तो सभी जो है इसमें से आपसे पूछे कि कौन सा जो इतिहास ग्रंथ नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा इतिहास ग्रंथ नहीं है, तो हम कह देंगे हिंदी साहित्य की भूमिका भी है, उद्भव और विकास भी है, और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी। लेकिन क्या नहीं है? कबीरदास। क्यों? ये तो जो है व्यावहारिक आलोचना की पुस्तक है। कोई भी जो है सैद्धांतिक आलोचना होती है कि व्यावहारिक आलोचना? व्यावहारिक आलोचना किससे संबंधित होती है? किसी रचना रचयिता या फिर उसकी जो है रचना धर्मिता पर आधारित कोई जो आलोचना होती है उसको कहते हैं व्यावहारिक आलोचना, ठीक है। सैद्धांतिक आलोचना में किसी सिद्धांत की जो है आलोचना की जाती है। तो यहाँ पर जो आंसर हो गया वो हो गया। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असंगत है? हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो है विशुद्ध साहित्य सृजना की संज्ञा दी है। रीतिकाल को डॉक्टर नगेंद्र ने जो है रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध जो है भागों में बांटा है, और उपयुक्त जो है सभी जो है कथन है वो सही है। तो जो है आपको देखना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन जो है असंगत है या फिर सभी संगत है। तो सभी ने जो है आंसर सोच लिया होगा कि हिंदी साहित्य का जो अतीत है ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है गलती नहीं है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को जो है विशुद्ध साहित्य सृजना की संज्ञा दी है, ये भी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सभी जो है कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र के पास नहीं जाएंगे, ये दोनों ही कथन किसके हैं? यानी कहीं ना कहीं जो है नगेंद्र का नाम रीतिकाल के साथ जुड़ता है, तो ऐसा नहीं है कि जो है सभी जो कथन है वो नगेंद्र से कर देंगे, ठीक है, या फिर शुक्ल जी से कर दे रहो। तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल को जो है विशुद्ध साहित्य सृजना की संज्ञा भी दी है। रीतिकाल को डॉक्टर नगेंद्र ने जो है रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध में बांटा है।
ये भी किसने बांटा है? इन्होंने नहीं, तो किसने? ये विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने ही जो है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किसमें? रीति मुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कौन सा कथन असंगत है? यही गय वाला जो कथन है वो असंगत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आदिकाल का जो है उपयुक्त समय है 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 8वीं सदी के मध्य से 13वीं सदी के मध्य तक, 1050 से विक्रमी संवत से जो है 1375 विक्रमी संवत, और जो है उपयुक्त सभी सही है। तो आदिकाल का आपको जो है सबसे उपयुक्त समय जो है बताना है। तो सभी ने सोच लिया होगा आंसर। इसका आंसर क्या है कि 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। जब हम 8वीं सदी पर जाते हैं तो 13वीं सदी तक तो है इसका जो है अंत नहीं है, 14वीं सदी है ना, कहीं ना कहीं 1375 यानी कि 13वीं सदी के जो है मध्य, 13वीं जो है 1350 ईस्वी तक लगभग जो है मानते हैं, या फिर जो है हम कह सकते हैं 14वीं सदी के जो है मध्य तक। ठीक है, 1350 यानी कि 14वीं सदी का मध्य हुआ। 1050 से ये तो केवल शुक्ल जी ने माना है ना, शुक्ल जी के अनुसार पूछेंगे तब हम ये बताएंगे। ठीक है, लेकिन जो है सर्वमान्य नहीं है, क्योंकि जो है 1050 विक्रमी से मानने का मतलब है आपने जो सिद्ध साहित्य को छोड़ दिया, नाथ साहित्य को जो है कहीं ना कहीं जो है, नाथ साहित्य तो फिर भी 10वीं से शुरू हो रहा है, लेकिन जैन साहित्य भी जो है काफी पहले से शुरू हो जा रहा है। तो जब उसी को जो है सिद्ध और जो है जैन साहित्य को जो है पूरे को छोड़ देना है ना, यानी कि अपने ही जड़ों पर जो है कुठाराघात करने के बराबर है। उपर्युक्त फिर सभी तो सही हो ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य। यहाँ पर जो है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भी है और सर्वमान्य भी यही है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के बारे में जो है असंगत कथन बताना है आपको। इसके प्रमुख संस्थापक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इसमें जो है श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और जो है ठाकुर शिव सिंह जो है शामिल थे। इसके अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका 1896 ईस्वी में बेनी प्रसाद के संपादक में निकाली गई। तो देख सकते हैं कि इसके जो प्रमुख संस्थापक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आप जो विचार करो इस पर। इसमें जो है श्याम सुंदर दास, रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव सिंह बिल्कुल जो है, यानी कि ये जो है पढ़ने वाले बच्चे थे, और इन्होंने जो है इनके जो है मस्तिष्क में ये बात कौन दी कि जो है हमें एक संस्था की जो है स्थापना करनी चाहिए जो हिंदी की जो है विकास में जो है अपना योगदान दे सके, है ना। तो इसी के लिए जो है इन्होंने जो है काशी नागरी प्रचारणी जो है सभा की जो है स्थापना की। इसके अध्यक्ष राधा कृष्ण दास थे। बिल्कुल जो है ये भारतेंदु के जो है फुफेरे भाई थे, है ना। ये भी बिल्कुल जो है यहाँ पर सही है। काशी नागरी प्रचारणी जो है पत्रिका जो 1896 ईस्वी में बेनी प्रसाद के जो है संपादक में निकाली गई, ये भी जो है बिल्कुल सही है। लेकिन जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना जो 1893 ईस्वी में हुई। ठीक है, यहाँ पर जो देख रहे हो काशी या बनारस एक ही बात होती है। ठीक है, काशी और बनारस। ठीक है, यहाँ पर जो है इसकी स्थापना की गई, और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे वो कौन थे? श्याम सुंदर दास। न कि भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, 1893 तो भारतेंदु जी जो है थे भी नहीं, स्वर्गालोक जो है पधार चुके थे। तो कहीं ना कहीं जो है, तो इसका जो आंसर है, ठीक है, सभी को पता चल ही गया होगा, और इसका जो आंसर होगा ये मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? कै, क्योंकि इसके प्रमुख संस्थापक कौन है? श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है? आप सब सोच रहे होंगे कि ये सबसे जो है सर मैं असंगत ये संगत ले रखे हैं ना, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आपको पूरे जो है ऑप्शनों पर जो है यहाँ पर विचार करने की जरूरत होती है, और एक एक क्वेश्चन के अंदर हमारे जो है 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो है इतिहास दर्शन बताना है, विश्वम्बर नाथ शर्मा। हिंदी साहित्य और इतिहास दृष्टि, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, बाबू गुलाब राय। तो आपको देखना है कौन सा जो है इतिहास ग्रंथ असंगत है।
बिल्कुल जो है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, सभी को पता होगा ये जो ग्रंथ किसका है, नलिन विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा। और इसका समय भी ध्यान रखेंगे, इसका जो समय क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी, ठीक है। तो ये सही नहीं है। ये साहित्य और इतिहास दृष्टि मैनेजर पांडे, बिल्कुल हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त की बात कर रहा है लेकिन पूरे विश्व की बात कर रहा है, सही जो है। और जो है कि मैनेजर सामने बैठा रहता है और जो है उसकी दृष्टि सभी पर रहती है ना, जो भी उसके सामने से आता है, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और सुबोध गुलाब, ठीक है, इनको जोड़ करके जैसे भी याद रखना है आप रख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कौन सा कथन असंगत है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, ठीक है। और आपने देखा होगा तो काफी बार पूछी भी गई है, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य और जो है इतिहास दृष्टि, ये भी जो है कई बार पूछा गया, ठीक है, मैनेजर पांडे का, ठीक है। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास, ये भी पूछा गया लेकिन कम पूछा गया, और सुबोध इतिहास के बारे में भी जो पूछा। निम्नलिखित में से असंगत है, फिर से असंगत आ गया है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा, हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस ग्रंथ के रचयिता कौन है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे ना, फिर यहाँ पर डैश लगा लेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास जो ग्रंथ के रचयिता है डॉक्टर नगेंद्र है। इसी पर थे, हाँ ठीक है, इसी क्वेश्चन पर थे। हिंदी साहित्य का अतीत जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है, बिल्कुल सही है। और इसका समय भी ध्यान रखेंगे, 1959 ईस्वी, बिल्कुल सही है। इसका जो समय है वो क्या है, 1959 ईस्वी है। और हिंदी साहित्य का अतीत लिखा किसने है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजनाथ शर्मा, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के जो रचयिता है वो डॉक्टर नगेंद्र नहीं है, तो ये क्या है, संपादक है केवल, है ना। डॉक्टर नगेंद्र ने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से संपादित किया है ग्रंथ, नहीं कि लिखा है ना। तो ये जो रचयिता शब्द है इसके कारण ये जो कथन है ये गलत हो जा रहा है, ठीक है। हिंदी साहित्य का इतिहास जब हम भी कहेंगे कि इसके रचयिता कौन है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास नाम से शुक्ल जी ने लिखा, बाकी भी कईयों ने लिखा लेकिन प्रसिद्ध किसका है, शुक्ल जी का। और जब संपादक ग्रंथ की बात करते हैं तो उसके जो है कौन है, डॉक्टर नगेंद्र। निम्नलिखित में से असंगत है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी, हिंदी साहित्य का विकास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह। तो जो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है, ठीक है, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, ठीक है, और 1965 ईस्वी में लिखा है, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये जो है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, कब लिखा, 1986 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का विकास रामचंद्र शुक्ल, इसके बारे में विचार करेंगे। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा है, और कब लिखा है, 1996 ईस्वी में, ठीक है। तो इनकी तो समय भी याद रखेंगे, ठीक है, प्रमुख ग्रंथ है। तो ये 1965 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में हिंदी साहित्य और जो है संवेदना का विकास, और हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में। अभी जो हिंदी साहित्य का विकास की बात करते हैं तो रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, ठीक है। वो जब भूमिका में लिखा जा रहा था तब जो हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था, लेकिन इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इसका समय तो सभी को याद ही रहता है, 1929 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब ब्रंश और हिंदी में अंतर संबंध संबंधी जो है सही जो है कथन नहीं है, नहीं देखना है। गुलेरी जी ने जो है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का है, शुक्ल जी ने जो है अपभ्रंश की अंतिम प्राकृत अवस्था से ही जो है हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश और जो हिंदी है उसको अलग अलग मानते हैं, परंतु दोनों दोनों का जो ध्वनि विज्ञान व व्याकरण जो है निकट का है, इसीलिए जो है दोनों को एक साथ जो है शामिल कर लेते हैं। रामविलास शर्मा ने जो है अपभ्रंश और हिंदी को जो है अलग अलग माना है।
तो सभी ने सोच लिया होगा कि गुलेरी जी ने जो है उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। बिल्कुल सही कहा, ठीक है, बिल्कुल सही कथन है कि इन्होंने क्या कहा है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है, और काफी बार पूछा भी गया है ये तो। शुक्ल जी ने जो है अपभ्रंश की अंतिम प्राकृत अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। विचार करेंगे इस पर। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपभ्रंश और हिंदी दोनों को अलग अलग मानते हैं ना, लेकिन इनका ध्वनि विज्ञान एवं व्याकरण निकट होने के कारण जो है किसको, अपभ्रंश को जो है हिंदी में शामिल करने की बात यहाँ पर की गई है। रामविलास शर्मा ने तो भाई जो अपभ्रंश और हिंदी को बिल्कुल अलग अलग ही माना है, ये भी जो है बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जो है शुक्ल जी ने अपभ्रंश की अंतिम प्राकृत अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। तो अपभ्रंश की अंतिम प्राकृत नहीं, पहले जो है हम जानते कहीं ना कहीं प्राकृत आती है, फिर अपभ्रंश आती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उल्टा रखा गया इसका क्रम, ठीक है। थोड़ा अगर बहुत ज्यादा विचार किया होगा तो ही सही हो पाएगा, है ना। तो थोड़ा सा मतलब है, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, मतलब केवल जो है इसको थोड़ा सा इधर घुमाया गया है ना, ये देख बार इधर से और इसको इधर, ठीक है। यानी कहीं ना कहीं जो प्राकृत की जो अंतिम अवस्था होती अपभ्रंश आएगा ना। हम देखते हैं सबसे पहले पाली आता, फिर प्राकृत आता है, फिर अपभ्रंश आता है। तो पाली में 2 वर्ण है, ध्यान रख सकते हैं, जिसको ध्यान नहीं रहता है। कई बार इनका क्रम पूछा गया है, ठीक है। संस्कृत के बाद लगवाते हैं पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश, इनका क्रम पूछा गया है ना। तो जो पाली है उसमें 2 वर्ण है, फिर अगली अवस्था आ रही है प्राकृत, उसमें 3 वर्ण हो जाते हैं, फिर अपभ्रंश के अंदर जो आ रही है उसके अंदर 4 वर्ण हो जाता है ना। तो इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे। तो पहले जो है प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का प्रारंभ किसने माना है, शुक्ल जी ने। तो इस प्रकार से जो है, जो इसमें आंसर हो गया वो कौन सा हो गया, खैर। निम्नलिखित में से असंगत कथन है। आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। आदिकाल को जो है आरंभिक काल नाम जो है मिश्र बंधु ने दिया। आदिकाल को प्रारंभिक काल जो है गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा। बिल्कुल जो है देखते हैं इसमें कौन सा कथन असंगत है। आदिकाल का सर्वप्रथम नामकरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, नहीं, ये गलत बात है। क्योंकि आदिकाल का नामकरण ये कहता है कि आदिकाल का नामकरण, आदिकाल को जो नामकरण है वो आदिकाल किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हम उनका जो है कथन मान लेते कि जो है आदिकाल का जो नामकरण आदिकाल किसने दिया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आदिकाल का सबसे पहले नामकरण ही हजारी प्रसाद ने किया, नहीं किया। क्यों, इससे पहले तो गिरियर्सन जो करते हैं उन्होंने चारण काल नाम दिया है, जॉर्ज गिरियर्सन, है ना। इसके बाद सभी ने जो है आदिकाल का नामकरण किया है, जॉर्ज गिरियर्सन के बाद के इतिहासकारों ने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है यही कथन जो है गलत हो जाता है। आगे देखते हैं। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है, मिश्र बंधुओं ने। और प्रारंभिक काल, अच्छा नीचे दिया गया है प्रारंभिक काल, ठीक है, किसने कहा, गणपति चंद्रगुप्त ने, ठीक है। ये जो आपस में जो है थोड़ा कंफ्यूज करते हैं तो ध्यान रखेंगे। और आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, ये तो काफी बार पूछा गया है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया, तो जो है राहुल सांकृत्यायन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत कथन है, निम्नलिखित में से असंगत। शुक्ल जी ने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल कहा है। नामकरण का आधार है युगीन प्रवृत्तियां एवं जनता की चित्रवृत्तियां। 12 रचनाओं के आधार पर वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल नाम देने से धार्मिक साहित्य का बोध नहीं होता। देखिए कौन सा कथन इसमें से असंगत है। शुक्ल जी ने आदिकाल को जो है वीर गाथा काल नाम दिया, बिल्कुल सही है। शुक्ल जी ने जो है वीर गाथा काल नाम जो है दिया है, बिल्कुल सही है। नामकरण का आधार है युगीन प्रवृत्तियां एवं जनता की चित्तवृत्तियां। भाई उन्होंने शुरुआत में ही तो कहा है कि जो है प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जो है जनता की संचित जो है चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जनता की जो है संचित चित्तवृत्तियों का मतलब हमने देखा, यानी कि जो है प्रत्येक देश कहीं ना कहीं जो है समाज से कुछ ना कुछ ग्रहण करके जो है हमारा जो साहित्य रूपायित होता है। तो जो है युगीन प्रवृत्तियों से भी जो है और जनता की चित्तवृत्तियों से, यानी कि आदिकाल का जो नामकरण है इन्होंने जो है, बाकी जो आगे के नाम है रीति काल हो गया, ठीक है, भक्ति काल हो गया, और आदि आधुनिक काल को जो गद्य काल कहा है, वो कहीं ना कहीं वहां की जो है प्रवृत्तियों को बोध कराता है ना, जनता की चित्तवृत्तियों का जो है बोध कराता है, युगीन प्रवृत्तियों से जुड़ता है नाम। लेकिन ये जो आदिकाल जो का नाम वीर गाथा काल दिया उन्होंने, केवल उन 12 रचनाओं के आधार पर दिया है, और वो 12 रचनाएं हमने जो है पढ़ते समय पढ़ी थी, ठीक है, यहाँ पर रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और फिर जो है क्या इसी के आधार पर उन्होंने वीर गाथा काल दिया। और ये भी नहीं चला, क्योंकि जो वीर गाथा काल जो इन्होंने जो 12 रचनाएं दी है ना, उसमें कोई जो कई रचनाएं तो ऐसी जिनमें अप्रमाणिक और प्रमाणिकता का जो है द्वंद्व चलता रहता है ना।
कई रचनाएं मिलती नहीं, केवल नोटिस मात्र है। कईयों का जो समय है वो आदिकाल की सीमा समय से जो है बाहर जा रहा है, इसलिए जो है इनका ये नामकरण जो है नहीं चला। और वीर गाथा काल कहने से न तो जो है सिद्ध और जो जैन साहित्य वो बिल्कुल जो है बाहर छूट जाता है, उनका भी जो है नामकरण का जो बोध नहीं होता। नाथ जो है नाथ साहित्य में तीनों ही जो साहित्य है ना, सिद्ध, नाथ और जैन, तीनों साहित्यों का जो बोध नहीं होता, इसलिए यहाँ पर जो है इनका जो नामकरण का आधार युगीन प्रवृत्तियां एवं जनता की चित्तवृत्तियां, यही जो कथन है गलत हो जाता है ना। वीरगाथा काल नाम देने से धार्मिक साहित्य का बोध नहीं होता, बिल्कुल धार्मिक साहित्य कौन सा है, सिद्ध हो गया, नाथ हो गया और जैन, इन तीनों का बोध नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से असंगत कथन है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा है, क्या सही है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार। खड़ी बोली हिंदी शब्द, हिंदी के जो प्रथम समर्थ कवि अमीर खुसरो। तो देखते हैं कौन सा कथन जो है इसमें असंगत है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई दोष नहीं है। जेहि मन पवन न संसरी रवि शशि नाहि पिबेश, ये इनकी जो है पंक्तियां हैं, और इसी को उठा करके कहा जाता है इसमें जो है मन पवन, ठीक है, और घट चित, ये जो शब्द किसके हैं, हिंदी के, इसलिए जो है हिंदी का प्रथम कवि किसे, सरहपा को। राहुल सांकृताई ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को जो है शुरुआत में बताते हैं, और फिर इसके बाद ये सर्वमान्य हो जाता है। हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई है, और प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो फिर इनका जो है पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। ग्रंथ के रूप में हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार की है, देवसेन इसके जो है, श्रावकाचार जो है रचना होगी, देवसेन इसके रचयिता होगा, इसका समय है 933 ईस्वी, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, काफी बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम समर्थ कवि, समर्थ कवि जो है नहीं है अमीर खुसरो। खड़ी बोली के प्रथम कवि की बात कहेंगे तो हम मान लेंगे, लेकिन जब समर्थ कवि की बात होगी तो जो है श्रीधर पाठक। और ये कब आते हैं, ये आते हैं द्विवेदी काल में, ठीक है। हिंदी के अंदर कहीं ना कहीं जो श्रीधर पाठक है ना, ये जो है आलंबनकारी चित्रण के लिए जाने जाते हैं। हम आगे बात करेंगे आलंबनकारी चित्रण और उद्दीपनकारी चित्रण में क्या अंतर होता है, ठीक है। कविता में जो है, कविता का जो आलंबन रूप होता है, एक उद्दीपन रूप होता है, काफी प्रसिद्ध है। तो हम इससे पहले जब देखते हैं ना, श्रीधर पाठक से पहले जो है हम देखते हैं उद्दीपनकारी चित्रण मिलता है हमें, आलंबनकारी चित्रण कहीं नहीं मिलता, ना आदि काल में, भक्ति काल में, रीति काल में, और आधुनिक काल में भी जो है द्विवेदी काल के अंदर जो है, और फिर छायावाद में तो जो है बड़े स्तर पर जो है आलंबनकारी चित्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो आलंबनकारी जो चित्रण है, ये यहाँ पर श्रीधर पाठक शुरू करते हैं, और ये जो है खड़ी बोली के प्रथम समर्थ कवि भी जो है माने जाते हैं, कौन, श्रीधर पाठक। तो ये जो है यही ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत है। चलिए धन्यवाद साथियों, इसका स्कोर बताएंगे मुझे जो है, हमने जो क्वेश्चन किए हैं, कितने में से जो है आपके, लगभग हमने 14 क्वेश्चन किए, इसमें से जो है कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं, ठीक है, उसका जो स्कोर मेरे जो है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे देख करके। और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हमारे पास बहुत क्वेश्चन, हम इनको जो है और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद साथियों।